कहानी का तीसरा भाग देखने से पहले कहानी का पहला और दूसरा भाग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो चैनल पर पहले से ही अपलोड है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अखिल अपने दिमाग पर जोर डालकर यह याद करने में लगा था कि कौन से आदमी को और कहाँ रखा था उसने। तभी उसे याद आया कि कुछ महीनों पहले उसने मायरा पर नज़र रखने वाले एक आदमी को कैद किया था। वह जल्दी से बोला, शायद वह वही होगा। वह लोग मेरे ही जगह पर हैं, उस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में। एलेक्स जल्दी चलो, वह ओंकार सनकी है, कुछ भी कर सकता है, उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिद्धार्थ, अखिल, राघव एक तरफ निकल गए और एलेक्स भी अपने टीम के साथ निकल गया। जल्दी ही वह लोग उस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास पहुंच गए। सिद्धार्थ और अखिल ने अपने अपने गन लोड किए और बिल्डिंग के अंदर बढ़ गए। राघव और एलेक्स बाहर खड़े आदमियों को संभालने लगे। अखिल और सिद्धार्थ इतने गुस्से में थे कि उन दोनों के आगे जो भी आ रहा था वह उसे मारते जा रहे थे। बाहर से आ रही गोलियों की आवाज़ से ओंकार यह समझ गया कि दोनों ही पहुंच चुके हैं। राका नेहा पर गन ताने खड़ा था और ओमकार मायरा के पास बैठा था। ड्रग्स की वजह से मायरा की आंखें लाल हो चुकी थी और उसे अब भी चक्कर आ रहे थे। मायरा और नेहा दोनों के मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी। अखिल और सिद्धार्थ उस जगह पर पहुंच गए और देखा तो दोनों ही वहां पर बंधी हुई हैं। वहां पर खड़े बाकी आदमी सिद्धार्थ और अखिल को रोकने लगे तो वह दोनों उन लोगों को बुरी तरह से पीटने लगे। सिद्धार्थ आगे मायरा और नेहा की तरफ बढ़ने लगा तो ओमकार मायरा के सर पर गन तानते हुए बोला, आ वहीं रुक जाओ। अखिल गुस्से में बोला, छोड़ दे उन्हें, अगर उन्हें एक खरोच भी आई ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, यही ना। ओमकार उसकी बात काटते हुए बोला, ओ अखिल, एक बात बार बार बोलकर तुम बोर नहीं होते क्या? वैसे भी मैं मारने की बात कर भी नहीं रहा, तुम मुझे इन पेपर्स पर साइन करके दे दो, फिर मैं मायरा को छोड़ दूंगा और इस लड़की को भी। सिद्धार्थ गुस्से में बोला, वह कभी नहीं होगा, क्योंकि तू उसके लायक नहीं है, वह सब मायरा का है और तुझे कभी नहीं मिलेगा। ओमकार बोला, तुम्हें पता है तुम गुस्सा बहुत करते हो, जो कि नहीं करना चाहिए, बहुत खराब गुस्सा है तुम्हारा। तुम्हें पता तो होगा ही कि गुस्सा करने से बात बिगड़ जाती है। मुझे गुस्से वाले लोगों से बहुत डर लगता है और तुम्हारे गुस्से की वजह से कहीं डर के मारे मेरे हाथ से यह ट्रिगर न दब जाए। मैं क्या चाहता हूँ, सिर्फ एक साइन, वह भी इन मामूली से पेपर पर, जिसके बदले मैं तुम्हें तुम दोनों की सबसे प्यारी चीज़ देने को तैयार हूँ। पर तुम दोनों ही जिद पर अड़े हो। मेरी प्यारी भांजी की सगाई है 2 दिन बाद, तो वह सही सलामत चाहिए या नहीं? अखिल ने एक बार मायरा की तरफ देखा और अपने गुस्से को काबू में करते हुए कहा, ठीक है, कहो कहाँ साइन करना है। ये हुई ना बात, देखा तुम दोनों ने, तुम दोनों के भाई तुम दोनों से कितना प्यार करते हैं, बहुत जल्दी समझ गए। ओमकार ने अखिल की तरफ पेपर उछाला और मायरा पर गन ताने वैसे ही खड़ा रहा। ओमकार के एक आदमी ने अखिल के पैरों पर वार किया, जिससे वह घुटनों के बल जमीन पर जा गिरा। उसने पेपर्स उठाए और तब तक ओमकार के बाकी लोगों ने भी सिद्धार्थ को पकड़ लिया। मायरा अपनी लाल आंखों से ओमकार को ही देख रही थी। उसे इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि जो शख्स उसकी जान लेना चाहता है वह उसका ही मामा है। अखिल ने एक बार मायरा की तरफ फिर नेहा की तरफ देखा, जो अब भी ना में अपनी गर्दन हिला रही थी। अखिल घुटनों के बल बैठकर उन पेपर्स पर साइन करने लगा। ओमकार का पूरा ध्यान मायरा पर था और राका का नेहा पर। तभी किसी ने राका और ओमकार के हाथों पर गोली चलाई। गोली चलते ही ओमकार और राका के हाथ से गन नीचे गिर गई और दोनों दूसरी तरफ नीचे गिर गए। सिद्धार्थ और अखिल को पकड़े हुए आदमी भी अचानक हुए इस हमले से उस तरफ देखने लगे। तभी मौका पाकर सिद्धार्थ और अखिल ने उन सबको मार गिराया। अखिल ने वह पेपर्स फाड़ दिए और सिद्धार्थ ने ओमकार के पास जाकर उसके कॉलर को पकड़कर उठाया और उसके चेहरे पर एक भरपूर पंच दे मारा। सिद्धार्थ बुरी तरह से उसे पीट रहा था। अखिल जल्दी से जाकर मायरा को छुड़ाने लगा। रुक जाओ सबके सब, सिद्धार्थ मेरे बास को छोड़ो। यह आवाज़ राका की थी, जो कि अपने जख्मी हाथ के साथ नेहा की गर्दन पर चाकू लगाए खड़ा था। वह चाकू को नेहा की गर्दन पर धंसाते हुए बोला, छोड़ दो उन्हें, वरना यह आज नहीं बचने वाली। अगर हमारा काम नहीं हुआ तो हम इन दोनों को भी नहीं छोड़ेंगे, आज इसकी जान जाएगी। यह कहकर वह नेहा के गले में चाकू धंसाने लगा।
तभी किसी ने उसके हाथ पर लात मारी। राका के हाथ से चाकू गिर गई और उस शख्स ने उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। वह कोई और नहीं एलेक्स था, जो इस वक्त बहुत गुस्से में था। राघव ने नेहा की ओर, अखिल ने मायरा की रस्सियां खोल दी। नेहा भी मायरा के पास आ गई। ड्रग्स के असर से उसका सर घूम रहा था और वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। सिद्धार्थ ने उन दोनों को ठीक देख कर राहत की सांस ली, पर ओमकार को उसने मार मार कर अधमरा कर दिया था। वहीं एलेक्स को किसी का होश नहीं था, वह बस राका को पीटे जा रहा था। एलेक्स ने उसका गला बेरहमी से पकड़ते हुए गुस्से में बोला, हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी नेहा को छूने की? कहा था ना कि किसी को भी एक खरोच भी आई तो जिंदा नहीं बचोगे तुम लोग। एलेक्स ने नेहा की ओर देखा, जो उसके मुंह से मेरी नेहा सुनकर हैरानी से उसकी तरफ ही देख रही थी। एलेक्स की नज़र नेहा के गले पर पड़ी, जिस पर चाकू के धार की वजह से हल्का कट लग गया था। तेरे इन हाथों को तोड़ दूंगा मैं, जिन्होंने मेरी नेहा को चोट पहुंचाने की जरूरत की। यह कहकर वह राका का हाथ मरोड़ने लगा। तभी वहां पर पुलिस भी आ गई, जिसे राघव ने बुलाया था। नेहा उसके पास गई और राका को उससे छुड़ाते हुए बोली, चीफ छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे, उसे उसकी सजा मिल जाएगी। छोड़ दो उसे, वह मर जाएगा चीफ। नेहा किसी तरह से एलेक्स को राका से दूर ले गई और वह वहीं जमीन पर गिर गया। पुलिस के कुछ आदमी उसे वहां से लेकर चले गए। नेहा जल्दी से एलेक्स के गले लग गई और अपनी आंखें बंद कर उसे कसकर पकड़ लिया। एलेक्स ने भी उसे कसकर पकड़ लिया और इस वक्त उन दोनों को भी किसी का होश नहीं था। सिद्धार्थ ने ओमकार को पुलिस को सौंपा और नेहा की तरफ देखा, जो इस वक्त एलेक्स के गले लगकर खड़ी थी। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और वह मायरा के पास गया। अखिल मायरा को संभाले खड़ा था। सिद्धार्थ मायरा के पास आते ही उसे कसकर गले लगा लिया। मायरा को अब भी होश था और वह भी सिद्धार्थ के गले लग गई। अखिल और राघव इंस्पेक्टर से कुछ बात कर रहे थे और ओमकार को एक तरफ एक और ऑफिसर के साथ खड़ा किया गया था। उसके मुंह से और जगह जगह से खून निकल रहा था, जो यह बयां कर रहा था कि सिद्धार्थ ने कितनी बेरहमी से उसे मारा है। ओमकार ने मौका देखकर उस ऑफिसर को दूर धकेल दिया और उसका गन ले लिया। सब उसकी तरफ बढ़ने लगे तो वह गन दिखाते हुए बोला, जो जहां है वहीं रुक जाओ, मेरे पास मत आना, वरना मैं यह गन चला दूंगा। जो भी मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मत आना मेरे पास। और तुम मायरा सबकी जान हो ना, सब बहुत प्यार करते हैं तुमसे, देखते हैं कौन बचाने आता है तुम्हें। अगर तुम्हारे भाई को मार दूं तो वैसे भी आज तक जो भी कुछ हुआ है सबकी वजह यह और इसका बाप ही है। अगर बचपन से उन दोनों ने तुम्हें छुपाया ना होता तो तुम कब का मर चुकी होती और आहूजा फार्म की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो चुकी होती। आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें अखिल। यह कहकर वह अखिल की तरफ गन पॉइंट करके किसी साइको की तरह हंसने लगा। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि उसकी दिमागी हालत कितनी खराब है और वह किस हद तक पागल हो चुका है। इससे पहले कि वह अखिल पर गोली चलाता, किसी ने उस पर गोली चला दी, जो कि सीधे उसके सीने में लगी। ओमकार उस तरफ मुड़ा तो एक और गोली उसके सीने में लगी, जिस वजह से वह जमीन पर गिर पड़ा। यह दो गोलियां किसी और ने नहीं बल्कि मायरा ने चलाई थी। दरअसल जब ओमकार अखिल की तरफ बढ़ रहा था, तब मायरा ने सिद्धार्थ के हाथ से गन लेकर एकाएक ही उस पर गोली चला दी। मायरा चिल्लाती हुई बोली, क्यों किया आपने ऐसा? मेरी माँ, मेरे पापा, मेरे नाना जी, क्या बिगाड़ा था इन सब ने आपका? मुझे मारने की कोशिश की आपने, मैं तब भी चुप रही, पर अब आपने मेरे अपनों पर हमला कर दिया। आपका ही खून हूँ मैं, आपकी बेटी जैसी, पर पैसों के लालच में आप अंधे हो चुके हैं। यह कहते वक्त मायरा रोते हुए घुटनों के बल बैठकर उसे ही देखे जा रही थी। उसकी उन लाल आंखों में न जाने कितने सालों का दर्द, कितने सवाल और कितनी तड़प थी, जो आज बस बहे जा रही थी। ओमकार हंसते हुए अपनी दर्द भरी आवाज में बोला, जिन अपनों के लिए तुम रो रही हो वो तुम्हारे अपने भी नहीं हैं। सब धोखा दे रहे हैं तुम्हें। जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करती हो, तुम्हारा प्यार सिद्धार्थ, वह सबसे बड़ा धोखेबाज है। जिस करण को तुम ढूंढ रही हो वो सिद्धार्थ ही है। सब जानकर भी वह आज तक तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम पछताओगी तुम। यह कहते हुए उसका शरीर बेजान हो गया। वहां खड़े सब लोग स्तब्ध थे, किसी से भी कुछ बोलते नहीं बन रहा था। वहीं मायरा ने जब यह सब सुना तो उसे एक बहुत बड़ा धक्का लगा। उसके हाथ से गन छूटकर नीचे गिर गई। वह खड़ी हुई और पीछे मुड़कर सिद्धार्थ को देखा, जो इस वक्त अपनी आंखों में नमी लिए उसे ही देख रहा था।
मायरा ने जब उसकी आंखों में देखा तो सिद्धार्थ ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। उसकी तो मायरा से नज़र मिलाने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह मायरा की तरफ आगे बढ़ने लगा और बोला, मायरा मेरी बात तो। तभी मायरा ने उसे हाथ दिखाकर वहीं रोक लिया और खुद अपने कदम पीछे लेने लगी। कुछ कदम पीछे जाते ही वह एकदम से बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। सिद्धार्थ भागकर उसके पास गया और उसके सर पर अपने गोद में रख कर उसके गाल को थपथपाने लगा। मायरा, मायरा उठो, क्या हुआ तुम्हें मायरा? उसने जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठाया और उस बिल्डिंग से बाहर आकर गाड़ी में बैठकर निकल गया। बाकी सब भी उसकी गाड़ी के पीछे निकल गए। पुलिस ने उस जगह को सीज कर दिया और राका को लेकर चले गए। वहीं उस जगह से आनंद मेंशन भी नज़दीक था तो सिद्धार्थ मायरा को वहीं लेकर चला गया। उधर अखिल ने डॉक्टर को कॉल करके घर आने को कह दिया था। सिद्धार्थ मायरा को सीधे उसके रूम में लेकर गया और उसे बेड पर लेटाकर उसके हाथ को पकड़कर वहीं उसके पास बैठ गया और उसका हाथ रगड़ने लगा, इस उम्मीद में कि वह होश में आ जाए। ड्रग्स के असर से मायरा की पूरी बॉडी गर्म हो रही थी और उसका चेहरा भी लाल हो रहा था। सिद्धार्थ को अब टेंशन हो रही थी। तभी अखिल डॉक्टर के साथ अंदर आया। डॉक्टर ने मायरा को देखा और सबको थोड़ी देर के लिए बाहर जाने को कहा। सिद्धार्थ मायरा का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अपनी मीरा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, मैं उसे किसी को नहीं दूंगा। सिद्धार्थ बच्चों की तरह मायरा का हाथ पकड़कर बैठा था, जैसे उसने हाथ छोड़ा तो कोई मायरा को लेकर चला जाएगा। अखिल ने उसे अंदर ही रहने दिया और खुद सबके साथ बाहर आ गया। डॉक्टर ने मायरा को चेक किया और उसे इंजेक्शन देकर बाहर आ गए। उनके बाहर आते ही अखिल ने पूछा, डॉक्टर कैसी है वह, ठीक है ना, वह बेहोश क्यों हो गई थी? डॉक्टर बोले, काम डाउन मिस्टर आनंद, वह ठीक है, शायद उन्हें कोई स्ट्रॉन्ग ड्रग्स या नशे की दवाई दी गई है जिसकी वजह से वह बेहोश हैं। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, वह सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वहीं सिद्धार्थ मायरा के पास बैठा उसके सर को सहलाए जा रहा था। उसे जैसे ही कुछ देर पहले की मायरा की हालत याद आई तब से उसका दिल बैठा जा रहा था। अखिल ने नेहा को एक कमरे में आराम करने को कहा तो वह भी चली गई। एलेक्स अपने कुछ टीम मेंबर्स के साथ पुलिस स्टेशन चला गया और अखिल और राघव हॉस्पिटल निकल गए, जहां पर आब्या, चित्रा और रिक्की सनाया को लेकर गए थे। एलेक्स पुलिस स्टेशन में पहुंचा और सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद इंस्पेक्टर को एक फाइल और एक पेन ड्राइव देकर बोला, सर इसमें सर के इंडिया में हुए सारे काले धंधे और उसके सारे कारोबार की डिटेल्स है, आपको मदद मिल जाएगी, बाकी का सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस राका से मिल जाएगा। इंस्पेक्टर ने उसे थैंक यू कहा और एलेक्स वहां से निकल गया। अखिल और राघव हॉस्पिटल पहुंचे तो देखा रिक्की, आब्या और चित्रा बाहर बैठे हैं। अखिल और राघव को देखते ही तीनों खड़े हो गए और चित्रा राघव के पास आते हुए बोली, राघव सब ठीक है ना, मायरा और नेहा वो दोनों ठीक तो है ना? हाँ वह दोनों ठीक है और मायरा और नेहा घर पर हैं, राघव बोला। आब्या अखिल का हाथ देखते हुए बोली, अखिल जी पर आप दोनों को यह सब चोट कैसे लगी? इस पर अखिल ने उन तीनों को वहाँ जो भी हुआ वह सब कुछ बता दिया। अब कैसी है मायरा? आब्या ने कहा। अब वह ठीक है, पर तुम सब बाहर क्यों बैठे हो? सनाया कैसी है अब? वह ठीक है और अंदर अपने पापा के साथ है। भाई कहाँ है? वह मायरा के पास है, उसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ रहा वह। मायरा सच्चाई जानने के बाद कल कुछ गलत रिएक्ट ना करे बस, उसे ऐसे नहीं पता चलना चाहिए था। आब्या के इस बात पर राघव और अखिल एक दूसरे को देखने लगे जैसे किसी बात का इंतजार कर रहे हों। एक बार सनाया से मिल लेते हैं फिर चलेंगे। सब ने हाँ में सिर हिलाया और वार्ड के अंदर गए। सनाया बेड पर आधी लेटी हुई थी और अपने पापा के साथ बात कर रही थी। उसके पैर में बस थोड़ी सी ही चोट लगी थी जिस पर अब बैंडेज लगाया जा चुका था। सनाया अखिल और राघव को देखकर बोली, आप लोग यहाँ, मायरा कैसी है और सिद्धार्थ कहाँ है? मायरा बिल्कुल ठीक है और सिद्धार्थ भी उसके साथ ही हैं, तुम कैसी हो अब? सनाया को कहीं ना कहीं यह बात अच्छी नहीं लगी पर वह हल्के से मुस्कुराई और बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि 1-2 दिन में मैं अच्छे से चल पाऊंगी, ज़्यादा चोट नहीं लगी है। अखिल बोला, मायरा की जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं होती तो ना जाने आज क्या हो जाता। सनाया बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, सिद्धार्थ मायरा से बहुत प्यार करता है और उसे कुछ भी हुआ तो सिद्धार्थ को दर्द होगा जो कि मैं नहीं देख सकती।
राघव बोला, चलो अच्छी बात है कि तुम अब ठीक हो, अब तुम्हारे पापा भी यहाँ हैं तो हमें चलना चाहिए। सनाया ने हाँ में सर हिलाया और अखिल उसे एक बार फिर से थैंक्स बोलकर वहाँ से सबको लेकर निकल गया। सब अखिल के घर पहुँचे तो अखिल बोला, रिक्की, राघव, आप सब आज यहीं रुक जाओ, बहुत रात हो चुकी है। सबको अखिल की बात सही लगी तो सब वहीं रुक गए। आव्या ने एक बार मायरा के रूम का दरवाज़ा खोला तो देखा मायरा सो रही थी और उसका हाथ पकड़े हुए सिद्धार्थ भी बैठे बैठे सो गया था। सब अपने अपने कमरे में चले गए पर नींद किसी को नहीं आ रही थी। सबके मन में यही सवाल था कि कल सुबह जब मायरा उठेगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा। पर अखिल और राघव किसी अलग ही सोच में डूबे हुए थे। खैर, देर रात सबको नींद आई और इस रात की सुबह भी आखिर हो ही गई। सुबह के 9 बज रहे थे। बाहर से आती हुई धूप से मायरा की आंखें खुली। वह धीरे धीरे उठने लगी तो उसने देखा सिद्धार्थ उसका हाथ कसकर पकड़े हुए है और वहीं बैठे बैठे सो रहा है। मायरा की हलचल से सिद्धार्थ की भी नींद खुल गई और उसने मायरा को बैठने में मदद की। उसने मायरा के सर को चूम लिया और उसे गले लगाते हुए बोला, तुम ठीक हो ना? कैसा फील कर रही हो अब? तब तक अखिल, आव्या, राघव और चित्रा भी मायरा से मिलने उसके कमरे में आ गए थे। कैसी हो मीरू? अखिल बोला। मायरा सिद्धार्थ से दूर हुई और हैरानी से उसकी तरफ देखकर बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों आए हैं आप? मायरा की बात सुनकर सबकी जान हलक में अटक गई थी। सिद्धार्थ का दिल बेचैन हो रहा था कि कहीं मायरा उससे हमेशा के लिए दूर ना हो जाए। सिद्धार्थ घबराते हुए बोला, मायरा, मैं तो बस, देखो मायरा, मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता था पर उस वक्त हालात ही ऐसे थे कि मुझे तुमसे यह सब छुपाना पड़ा। मैंने बहुत कोशिश की थी तुम्हें सच बताने की पर हर बार कुछ ऐसा हो जाता था कि मैं तुम्हें बता ही नहीं पाता। वह इतना बोल ही रहा था कि मायरा हैरानी से मुस्कुराते हुए बोली, कौन सी बात छुपाई थी आपने मुझसे और क्या बोल रहे हैं आप? राघव भाई और आप सब भी यहाँ इतनी सुबह? और सिद्धार्थ, आप यहाँ कैसे? सिद्धार्थ, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मायरा की बात सुनकर सब अवाक होकर उसे ही देख रहे थे। किसी को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सिद्धार्थ बोला, क्या तुम्हें याद नहीं कि कल क्या हुआ था? मायरा उसे देखकर बिना भाव के बोली, मुझे सब याद है, कुछ नहीं भूली हूँ मैं। राघव बोला, तो तुम्हें सब याद है? हाँ, मुझे याद है पर सब कुछ नहीं। एक तो पता नहीं क्यों अभी मेरा सर दर्द कर रहा है। कल उस पार्टी में मुझ पर झूमर गिरने वाला था, पता नहीं क्यों, पर उस वक्त मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही थी और तभी, अरे हाँ, तब सनाया ने मुझे बचाया था और उसके बाद सब कुछ धुंधला हो गया था। मुझे ऐसे लगा जैसे कोई खींचकर मुझे अपने साथ ले जा रहा हो। मुझे इसके बाद का कुछ याद नहीं। पर सनाया कैसी है? उससे चोट आई होगी ना? सिद्धार्थ उसकी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था। वह अपनी सोच से बाहर निकलकर बोला, तुम्हें सच में कुछ याद नहीं कि कल क्या हुआ? मायरा ने ना में गर्दन हिलाई तो आव्या बोली, तू ज़्यादा मत सोच इस बारे में, सब ठीक है और सनाया भी ठीक है। तू चाहती है तो भाई के साथ मिलकर आ जाना उसे। मायरा ने हाँ में सिर हिला दिया और सिद्धार्थ की तरफ देखकर बोली, अच्छा, मैं नहाकर तैयार होकर आती हूँ, फिर हम सनाया को मिलने चलेंगे। सिद्धार्थ बोला, पर तुम अभी? मायरा बोली, प्लीज़ सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बोला, ठीक है। मायरा उठकर जाने लगी तभी उसने नेहा के गर्दन पर लगी चोट को देखा। उसे अब शक होने लगा था और वह सोच रही थी कि कल रात ऐसा क्या हुआ जो सब लोग इतने हैरान हैं। उसने नेहा के पास जाकर पूछा, नेहा, यह तुम्हें चोट कैसे लगी? और एक मिनट, मेरे हाथ पर भी तो निशान है, यह सब क्या हो रहा है? अरे यह तो ऐसे ही लग गई थी, ज़्यादा चोट नहीं है, तुम जाओ ना, नेहा बोली। मायरा ने कहा, नहीं, कब से मुझे सब बोले जा रहे हैं कि कल रात का सच में मुझे कुछ याद है या नहीं। सच सच बताओ कि क्या हुआ है कल रात, क्या छुपाना चाहते हैं सब मुझसे? सिद्धार्थ, आप कौन सी बात छुपाने की बात कर रहे थे? अखिल बोला, मीरू, देखो मेरी बात सुनो। मायरा चिल्लाते हुए बोली, भाई, मुझे सिर्फ सच सुनना है। क्या हुआ है कल रात को? कौन थे वह लोग जो मुझे लेकर गए थे? मुझे पता है कल कुछ बहुत बड़ा हुआ है। आप सच बताएंगे या नहीं? वरना मैं कभी किसी से बात नहीं करूँगी। कुछ ऐसा कर दूंगी जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। अखिल बोला, मीरू शांत हो जाओ, मैं बता रहा हूँ, शांत हो जा मीरू। अखिल ने मायरा को सारी बात बता दी, बस ओमकार ने जो कहा था उस बात को छोड़कर।
मायरा को जब पता चला कि उसने ओमकार को मार दिया है तो वह अपने हाथों को देखने लगी और अचानक ही रो पड़ी। सिद्धार्थ जल्दी से उसके पास गया और उसे संभाला। मायरा बस रोए जा रही थी और बोली, मैंने मार डाला उन्हें, मैंने मारा है उन्हें, मैं कैसे कर सकती हूँ ऐसा। अखिल से उसके आंसू बर्दाश्त नहीं हुए तो वह बाहर चला गया और उसके पीछे आव्या और बाकी सब। चिंता मत करो, सिद्धार्थ संभाल लेगा उसे, राघव बोला। अखिल ने अपना सर हिला दिया। सिद्धार्थ ने उसे चुप कराते हुए बोला, शांत हो जाओ मायरा, कुछ गलत नहीं किया तुमने, अगर तुम ऐसा ना करती तो वह अखिल को मार देता। शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, तुम किसी बात की चिंता मत करो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं ना, कुछ नहीं हुआ है, भूल जाओ सब। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मायरा जब थोड़ी शांत हुई तो सिद्धार्थ उसके चेहरे को अपने हाथ में लेकर बोला, कल रात सब खत्म हो चुका है, भूल जाओ उन पुरानी यादों को, एक नई शुरुआत करते हैं, तुम दोगी ना मेरा साथ। मायरा ने बस हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम खुद को ठीक करो, सिद्धार्थ बोला, फिर हम सनाया से मिलने जाएंगे। और तुम शायद भूल रही हो 2 दिन बाद हमारी सगाई है, पर अगर तुम चाहती हो तो हम इसे पोस्टपोन कर सकते हैं। मायरा ने उसे देखा और उसका हाथ पकड़कर बोली, नहीं सिद्धार्थ, बहुत मुश्किल से और बहुत इंतज़ार के बाद मुझे यह सब मिल रहा है, मैं और दूर नहीं रह सकती आपसे, मैं कुछ दिन यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ ताकि इन सब को भूल सकूँ। सिद्धार्थ बोला, जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, आज शाम को ही हम सब निकल जाएंगे, मुझे एक बार सनाया से मिलना है। सिद्धार्थ बोला, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ। यह कहकर सिद्धार्थ ने उसका सर चूम लिया और बाहर चला गया। मायरा भी चली गई। सिद्धार्थ बाहर आया तो देखा आभ्या और चित्रा किचन में थी और नेहा भी उसके साथ ही थी। सिद्धार्थ राघव और अखिल के पास आकर बैठ गया। अखिल बोला, अब कैसी है मीरू? सिद्धार्थ बोला, ठीक है अब, और आज शाम को हम सब भोपाल के लिए निकल रहे हैं। राघव ने कहा, पर मायरा? सिद्धार्थ बोला, उसने ही कहा है। अखिल बोला, ठीक है, फिर मैं जाने की तैयारी कराता हूँ। सिद्धार्थ बोला, राघव तुमने उसे वो सब कुछ क्यों नहीं बताया, उसे सब कुछ पता होना चाहिए, मानता हूँ ओमकार ने जिस तरीके से कहा उससे वह मुझे गलत समझती, पर अगर हम उसे समझाते तो शायद वह समझ जाती। राघव बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर उसे अभी सब कुछ पता चल जाता तो शायद वह खुद को संभाल भी ना पाती, वह दोबारा किसी पर भरोसा नहीं कर पाती। रिक्की बोला, पर भाभी को कल रात का कुछ याद कैसे नहीं है? अखिल बोला, डॉक्टर ने कल कहा था कि ड्रग्स के असर से शायद उसे कुछ याद नहीं रहेगा, मैं नहीं चाहता था कि उसे ओमकार की मौत की खबर हो, पर उसे पता चल ही गया। सिद्धार्थ बोला, हाँ, और मैं भी जल्द ही उसे सब कुछ बता दूंगा, मैं उसे अंधेरे में नहीं रखना चाहता, कुछ ऐसा करूंगा जिससे उसे सच पता भी चले तो भी वह मेरे साथ ही रहे। राघव और अखिल बोले, हम पूरी मदद करेंगे। रिक्की बोला, मैं भी। कुछ देर बाद मायरा नीचे आ गई। सबने साथ में कुछ नाश्ता किया और अखिल और राघव शाम को निकलने की तैयारी करने लगे। चित्रा, रिक्की और नेहा घर चले गए और अपनी अपनी तैयारियों में लग गए। एलेक्स कल रात के बाद नेहा को नहीं दिखा था और नेहा के दिल में एक अलग ही हलचल हो रही थी। वह एलेक्स से बात करना चाहती थी पर कर ही नहीं पा रही थी। उसने सोचा कि अब भोपाल जाकर ही वह उससे बात करेगी। वहीं सिद्धार्थ ने फ़ोन पर अपने घर वालों को भी सब बता दिया और वह सब भी अपनी अपनी तैयारियों में लग गए। सिद्धार्थ मायरा को लेकर सनाया के घर चला गया क्योंकि मायरा को उससे मिलना था। सिद्धार्थ और मायरा कुछ ही देर में सनाया के घर के सामने पहुंच गए। दोनों ही अंदर गए तो सामने ही उन्हें मिस्टर कपूर मिल गए जो शायद कहीं बाहर जा रहे थे। मिस्टर कपूर बोले, अरे सिद्धार्थ, तुम यहाँ कैसे हो? और मायरा, तुम कैसी हो? ठीक हो ना बेटा? जी अंकल, हम ठीक हैं। सनाया कैसी है? हम उसी से ही मिलने आए हैं, मायरा बोली। वह पहले से बेहतर है और अपने कमरे में है, जाकर मिल लो। तुम दोनों जल्द ही शादी करने वाले हो और कल पार्टी में वह सब हो गया तो मैं तुम दोनों को बधाई नहीं दे पाया। कांग्रेचुलेसन्स। मायरा बोली, थैंक यू अंकल, तो हम मिलकर आते हैं। मिस्टर कपूर बोले, ठीक है। वह ऊपर दूसरा कमरा सनाया का है। मायरा और सिद्धार्थ ऊपर चले गए। सनाया रूम में सोफे पर बैठी फ़ोन चला रही थी। उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी तो अपनी रूम वॉइस से बोली, कम इन। मायरा और सिद्धार्थ अंदर आए तो वो उसके एक्सप्रेशन नॉर्मल हो गए और वह मुस्कुरा कर बोली, कैसी हो मायरा? कैसे हो सिद्धार्थ?
मायरा उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई, पर सिद्धार्थ बिना किसी एक्सप्रेशन के वहां खड़ा था। वह सनाया की तरफ देख तक नहीं रहा था, जैसे उसके यहाँ होने से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। सनाया भी सिद्धार्थ की तरफ ही देख रही थी। तभी मायरा बोली, हम ठीक हैं, तुम बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? सनाया एक झूठी मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं ठीक हूँ और कल तक अच्छे से चलने भी लगूंगी। कल मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होती तो शायद मैं इस वक्त हॉस्पिटल में होती, मायरा बोली। सनाया ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी सिद्धार्थ तुम्हें किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकता और मैं उसे परेशान होते हुए नहीं देख सकती। मायरा ने बस हल्का सा मुस्कुरा दिया, पर उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ उसे अपनी तिरछी नज़रों से घूरने लगा। तभी एक मेड उन तीनों के लिए कॉफ़ी लेकर आई और सबको देकर जाने लगी तो सनाया उसे रोकती हुई बोली, एक मिनट, सिद्धार्थ को यह कॉफ़ी पसंद नहीं है, उसके लिए ब्लैक कॉफ़ी लेकर आओ। मायरा, जिसने सिद्धार्थ की तरफ कप बढ़ाया था, उसके हाथ रुक गए। तभी सिद्धार्थ ने उस कप को वापस रखते हुए कहा, हाँ, मुझे सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी ही पसंद है, तो इसे ले जाइए प्लीज़। मायरा उसकी बातों से थोड़ी हैरान हो गई थी, क्योंकि उसने हमेशा सिद्धार्थ को नॉर्मल कॉफ़ी ही बना कर दी थी और सिद्धार्थ ने कभी उससे नहीं कहा था। उसके सनाया के सामने ऐसा कहने पर वह थोड़ी उदास हो गई थी, पर उसने दिखाया नहीं और वहीं सनाया मन ही मन खुश हो रही थी। तभी सिद्धार्थ अपनी बात पूरी करते हुए बोला, क्योंकि मीठी वाली मुझे सिर्फ मायरा के हाथ की ही पसंद है, बाकी किसी के हाथ में वह मिठास नहीं होता। यह सुनते ही मायरा के चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कुराहट आ गई और सनाया अंदर ही अंदर गुस्से में उबलने लगी। वह एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर बोली, तुम काफ़ी बदल गए हो सिद्धार्थ, या फिर शायद मायरा के प्यार ने तुम्हें बदल दिया है, पर तुम तो कभी बदलना नहीं चाहते थे। सिद्धार्थ ने अपनी ठंडी निगाहों से उसे एक बार देखा, फिर बोला, मैं बिल्कुल नहीं बदला हूँ सनाया, प्यार में किसी को बदला नहीं जाता, जो जैसा है उसे वैसे ही अपनाया जाता है। मायरा ने मुझे बदला नहीं है, पर कुछ सही चीज़ों से वाकिफ़ कराया है। पर तुम्हें प्यार का मतलब कैसे समझ आएगा, तुम रहने दो। मायरा ने सिद्धार्थ की तरफ देखा और उसे देखते हुए सनाया से बोली, सनाया, माइंड मत करना, सिद्धार्थ तो ऐसे ही बोल रहे थे। कोई बात नहीं। सनाया कॉफ़ी का कप टेबल पर रख ही रही थी कि उसके हाथ से कप फिसल गया और थोड़ी सी कॉफ़ी मायरा के ड्रेस पर छलक गई। मायरा तुरंत खड़ी होकर अपना ड्रेस साफ करने लगी। सिद्धार्थ भी उसे देखने लगा और गुस्से में बोला, क्या कर रही हो सनाया, ज़रा ध्यान से नहीं कर सकती क्या तुम? सनाया भोली सी सूरत बनाकर बोली, सॉरी सिद्धार्थ, वह मेरा ध्यान नहीं था। आई एम रियली सॉरी मायरा, तुम वॉशरूम में इसे साफ कर लो। मायरा अपना सर हिलाकर चली गई। सिद्धार्थ वापस बैठ गया तो सनाया बोली, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो सिद्धार्थ, मैं माफ़ी मांग रही हूँ ना। मुझे सच में पछतावा है अपनी गलतियों का। क्या तुम वह सब भूल नहीं सकते? मैं मानती हूँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर क्या हम दोस्त भी नहीं रह सकते जैसे कॉलेज में थे? सिद्धार्थ खड़ा हुआ और एक गुस्से भरी ठंडी नज़र उस पर देकर बोला, पहली बात सनाया, माफ़ी गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं। क्या भूलने की बात कर रही हो? ये कि कैसे कॉलेज में उस लड़की को तुमने जान से मरवा दिया था, जिसका सिर्फ मैंने हाथ पकड़कर बचाया था, या फिर वह जो तुमने राघव के साथ किया था। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं कभी तुम्हारा दोस्त नहीं था। तुम खुद मुझसे चिपकती थी और अगर तुम्हें अपनी गलती का थोड़ा सा भी पछतावा होता तो तुम मेरे सामने मायरा को नीचा नहीं दिखा रही होती। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे इस भोले चेहरे पर यकीन कर लूँगा? बिल्कुल नहीं। मुझे अच्छे से पता है कि तुम नाटक कर रही हो, पर यह भी बता दूं कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मायरा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सनाया एक डेविल स्माइल देकर बोली, कितने अच्छे से तुम मुझे पहचानते हो ना सिद्धार्थ, इसलिए तो तुम पर मरती हूँ मैं। पर तुम हो कि उस बेवकूफ़ के पीछे पड़े हो। पार्टी में झूमर तो मैंने ही गिराया था ताकि सबका भरोसा जीत सकूं, पर अब अफसोस हो रहा है कि उस लड़की को मैंने बचाया ही क्यों? वहीं मार देना चाहिए था, जबकि वह वहां से उठ भी नहीं पा रही थी। सिद्धार्थ गुस्से में उसके गले को पकड़कर बोला, अगर आंखें उठाकर भी देखा ना उसकी तरफ तो दोबारा देखने के लिए जिंदा नहीं बचोगी। सनाया उससे खुद को छुड़ाती हुई बोली, तुमने मुझे ठुकराया है मिस्टर सिद्धार्थ ओबराय, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। सनाया को कोई चीज़ अगर नहीं मिलती तो वह उसे छीन लेती है। तुम दोनों की शादी है ना कुछ दिनों में, तो एंजॉय करना। तभी मायरा बाहर आते हुए बोली,
क्या एंजॉय करना है? सनाया ने कहा। मैं बस सिद्धार्थ को यह बोल रही थी कि अपनी सगाई और शादी एंजॉय करना। सिद्धार्थ बोला, मायरा हमें चलना चाहिए, बहुत तैयारियां बाकी है। ठीक है तो हम चलते हैं सनाया। वैसे तुम शादी में तो आ नहीं पाओगी पर पार्टी में आने के लिए इनवाइट हो। ज़रूर आऊँगी, सनाया बोली। सिद्धार्थ और मायरा वहाँ से निकल गए। अब भी शायद थोड़ा गुस्से में था सिद्धार्थ। वहीं उनके जाते ही सनाया ने किसी को कॉल किया। उधर से एक लड़की की आवाज़ आई, जी कहिए। तैयार हो ना? मैंने जो कहा है वैसा ही होना चाहिए, शादी अच्छे से होनी चाहिए उनकी। और हाँ, हर पल की खबर चाहिए मुझे, वरना अंजाम तुम जानती हो। वह लड़की बोली, जी सब हो जाएगा। सनाया ने फ़ोन काट दिया और शैतानियत से मुस्कुराने लगी। वहीं सिद्धार्थ मायरा को उसके घर छोड़कर शाम को मिलने का बोलकर चला गया। मायरा भी अंदर आई और अपने जाने की तैयारी करने लगी। दोपहर के करीब 3:30 बजे मायरा, अखिल और आव्या तीनों सिद्धार्थ के विला पहुंच गए, क्योंकि सब वहीं से भोपाल के लिए निकलने वाले थे। कुछ ही देर में वहां पर सिद्धार्थ के घर वाले और राघव के पापा भी आ गए। सिर्फ ऋषभ ही था जो यहाँ नहीं था, क्योंकि हमेशा की तरह वह काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। राघव ने उसे आने को कहा था पर वह सीधे भोपाल ही आने वाला था। राघव के पापा तरुष जी, चाचू तनीषा और शशांक एक कार में निकल गए। नेहा, ऋषि, रिक्की और एलेक्स एक कार में निकल गए। राघव, चित्रा, अखिल और एलेक्स एक कार में निकल गए और सिद्धार्थ और मायरा एक कार में। कुहू को तनीषा ने अपने पास बिठा रखा था पर मायरा को देखते ही वह उससे चिपक गई। मायरा ने भी मुस्कुराते हुए उसे अपने पास ही रख लिया, पर सिद्धार्थ का मुंह लटक गया। सब अपने अपने कार में निकल चुके थे। मायरा कुहू को गोद में लिए बैठी हुई थी और सिद्धार्थ कार ड्राइव कर रहा था। मायरा कुहू से ही बातें किए जा रही थी, हंस रही थी और बार बार उसके गालों पर किस कर रही थी। कुहू बाहर जिस चीज पर इशारा करती, मायरा उसे देखकर कुहू को उसके बारे में बता रही थी। सीधी भाषा में बोले तो वह सिद्धार्थ को पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। सिद्धार्थ मुंह फुला के बैठा था और बारी बारी से कुहू और मायरा को घूर रहा था। मायरा बराबर उसे नोटिस कर रही थी और उसे सिद्धार्थ पर हंसी भी आ रही थी। लगभग 4 घंटे के सफ़र के बाद सबकी गाड़ी एक बड़े से पैलेस के बाहर आकर रुकी। वह पैलेस किसी पुराने ज़माने के राजमहल से कम नहीं लग रहा था। आखिर था तो पुश्तैनी हवेली ही, तो खास तो होना ही था। उस पूरे पैलेस को बाहर से और अंदर से किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था और वह पैलेस रात में उस जगमगाती हुई लाइट्स के बीच में बहुत सुंदर लग रहा था। गाड़ी रुकते ही कुहू गाड़ी से बाहर निकलकर तनीषा के पास भाग गई। मायरा गाड़ी से बाहर निकलने ही वाली थी कि सिद्धार्थ ने गाड़ी को लॉक कर शीशा को ऊपर चढ़ा दिया और मायरा को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, सिद्धार्थ ओबराय को इग्नोर कर रही हो? मायरा बोली, नाचीज की इतनी हिम्मत कि ऐसी गुस्ताखी करे। मैं तो बस ओबराय खानदान के लाडली के हुक्म का पालन कर रही थी। सिद्धार्थ बोला, लेकिन मुझे यह मंजूर नहीं है। यह वक्त सिर्फ मेरा था। मैंने इन 4 घंटों के लिए कितने सपने सजोए थे तुमको पता है? तुमने मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। आपकी इन गुस्ताखियों की कीमत आपको शादी के बाद चुकानी पड़ेगी मिस मायरा आहूजा। आपकी हर सजा सराखों पर मिस्टर सिद्धार्थ ओबराय। सिद्धार्थ ने मायरा को खींचकर अपने गले से लगा लिया और किसी अनजाने डर से उसकी आंखों में आंसू आ गए। मायरा ने सिद्धार्थ की आंखों की नमी को महसूस कर लिया तो उसने पूछा, क्या बात है सिद्धार्थ? सिद्धार्थ बोला, कुछ नहीं मायरा, बस तुम्हें खो देने से डरता हूँ। डरता हूँ कि किसी दिन तुम मुझसे नाराज ना हो जाओ। मैं तुमसे दूर होकर जी नहीं पाऊंगा। मायरा प्लीज़ मुझे छोड़कर कभी मत जाना। सिद्धार्थ, तुम मेरी ज़िंदगी हो और कोई अपनी ज़िंदगी से दूर जा सकता है भला? अगर कभी तुम मुझसे दूर जाना भी चाहोगे तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। यह कहते हुए मायरा ने सिद्धार्थ के गालों को चूम लिया। अब बाहर चलें, सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। गाड़ी से बाहर निकलकर सब लोग एक बार के लिए उस पैलेस को देखते ही रह गए। अखिल ने पहले से ही यहाँ पर सारी तैयारी करवा ली थी और पूरे पैलेस को अच्छे से सजा दिया था। उस पैलेस के अंदर एंटर होते ही एक बड़ा सा फाउंटेन था और चारों तरफ बहुत सुंदर बगीचा था। सब उस पैलेस को देखते हुए अंदर बढ़ गए। अंदर हर तरफ पुराने ज़माने के इंटीरियर डिज़ाइन बने हुए थे और दीवारों पर कई सारी कीमती पेंटिंग लगी हुई थी। पैलेस अंदर से किसी शाही महल की तरफ दिख रहा था।
अंदर से भी पैलेस को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था और चारों तरफ कई सारे नौकर सर झुकाकर खड़े थे। अखिल और मायरा जैसे जैसे अंदर बढ़ रहे थे वैसे ही उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी। यश और स्वरूपा की शादी के बाद अखिल का पहली बार यहाँ आना, अखिल का बचपन, मायरा का बचपन, मायरा की शरारतें, उन दोनों का नाना जी के साथ मस्ती करना, यह सब उनके आंखों के सामने जैसे किसी रील की तरह चल रहा था। दोनों के ही आंखों में आंसू छलक आए, पर इस बार यह उनके इतने सालों का दर्द नहीं था, उनकी आंखों में सब ठीक होने की खुशी थी। अखिल और मायरा ने सबको पूरा पैलेस घुमा दिया और सबको अपने अपने कमरे दिखा दिए। सब सफ़र की वजह से थके हुए थे तो अपने अपने कमरे में जाकर फ्रेश होने लगे। अखिल और मायरा दोनों ही स्वरूपा और यश के कमरे में गए। उस कमरे में एक दीवार पर यश और स्वरूपा की एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी जिस पर हार चढ़ाया गया था। मायरा उसे देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाई और उसके आंखों से आंसू बह निकले। अखिल ने मायरा के आंसू पोंछते हुए कहा, मीरू, इतने सालों के बाद तुम यहाँ आई हो, अब अगर तुम ऐसे आंसू बहाओगी तो सोचो माँ पापा को कितना बुरा लगेगा। वह कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी की शादी के घर में वह ऐसे रोए। नहीं भाई, बस माँ पापा की याद आ गई। अच्छा चलो अब फ्रेश हो जाओ, सब डिनर के लिए आते ही होंगे। परसों सगाई है तुम्हारी तो थोड़ा आराम कर लो, कल से समय नहीं मिलेगा। मायरा सर हिलाकर वहाँ से चली गई। अखिल यश की तस्वीर के पास आया और बोला, देखा पापा, मैंने अपना वादा पूरा किया, मीरू को हर खतरे से दूर रखा और अब उसे उसकी सबसे बड़ी खुशी मिलने जा रही है। आप जैसा चाहते थे मैं बिल्कुल वैसे ही मीरू की शादी करूँगा और उसकी चॉइस भी बहुत अच्छी है। सिद्धार्थ बहुत प्यार करता है उसे, बहुत खुश रखेगा वह हमारी गुड़िया को। तभी अखिल के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अखिल पीछे मुड़ा तो देखा आव्या खड़ी है। आव्या उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, माँ पापा को आपसे कोई शिकायत नहीं होगी अखिल जी, उन्हें पता है कि आप मायरा से कितना प्यार करते हैं और उसके लिए क्या कर सकते हो। अखिल ने बस हाँ में सिर हिला दिया। आप भी चलिए, फ्रेश हो जाइए और आराम कर लीजिए, लड़की के भाई हैं आप, कल से सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलेगी। अखिल उसकी बातों पर मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद सब नीचे बैठकर डिनर कर रहे थे। डिनर करके सब अपने अपने कमरे में चले गए आराम करने। ऋषभ कल आने वाला था। एलेक्स भी अपने कमरे में चला गया। नेहा उसे जाते हुए देखकर खुद से बोली, चीफ, आज तो बात करके रहूंगी तुमसे, बहुत दिनों से भाग रहे हो, अब नहीं छोड़ सकती। नेहा उसके पीछे उसके कमरे में जाने लगी। वहीं सबके जाने के बाद सिद्धार्थ भी मायरा को ढूंढने लगा, पर मायरा उसे कहीं नहीं मिली। उसने पूरे घर में मायरा को ढूंढ लिया पर वह कहीं नहीं थी। जब मायरा पूरे पैलेस में उसे कहीं नहीं मिली तो उसने अखिल से पूछने का सोचा। अखिल अपने कमरे में जा ही रहा था कि पीछे से सिद्धार्थ ने उसे रोका। अखिल मुड़ा तो सिद्धार्थ बोला, अखिल, क्या तुमने मायरा को कहीं देखा है? मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ। क्या मायरा अपने कमरे में नहीं है? नहीं, कमरे में क्या, मैं पूरे पैलेस में ढूंढ चुका हूँ, वह कहीं नहीं है। शायद वह वहाँ हो सकती है। कहाँ पर? पैलेस के पीछे वाले एरिया में। ठीक है, मैं देखता हूँ। यह कहकर सिद्धार्थ वहाँ से चला गया और अखिल अपने कमरे में चला गया। वहीं नेहा एलेक्स के पीछे पीछे उसके कमरे में धीरे से गई। वह दरवाजे के पास खड़ी होकर देखने लगी कि वह क्या कर रहा है। तभी उसकी नज़र खिड़की के पास बैठे एलेक्स पर पड़ी, जो फ़ोन में देखकर कुछ मुस्कुराए जा रहा था। नेहा उसे देखकर खुद से बोली, चीफ, ऐसा क्या देख रहे हैं जो इतना मुस्कुरा रहे हैं? कहीं कोई और लड़की तो नहीं है जिससे वह सच में प्यार करते हों? शायद इसीलिए आज तक मुझसे भाग रहे थे। क्या सच में कोई है? यह बोलती हुई गुस्से में एलेक्स को वो घूरे जा रही थी। वह एकदम से उसके पास गई और उसके कॉलर को पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। उसके ऐसे अचानक यह सब करने पर एलेक्स बुरी तरह से हड़बड़ा गया। इससे पहले वह खुद संभाल पाता, नेहा ने उसे दीवार से लगाकर खुद उसके सामने उसे घूरती हुई खड़ी हो गई। एलेक्स के दोनों तरफ उसने अपने हाथ दीवार पर लगा रखे थे जिससे वह वहीं जमकर खड़ा था। नेहा उसे घूरते हुए उसके चेहरे के करीब जाने लगी तो एलेक्स ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करके हकलाते हुए कहा, मैम, क्या क्या कर रही हैं आप? नेहा उसके चेहरे को अपनी तरफ मुड़ाती हुई बोली, चुप, बिल्कुल चुप। अब अगर एक बार और मुझे मैम बोला ना तो मैं गला दबा दूंगी तुम्हारा। तुम्हारी गाड़ी इस मैम पर ही क्यों रुक जाती है? मुझ में क्या कांटे लगे हैं जो हमेशा मुझसे भागते रहते हो?
एलेक्स हक्का बक्का होकर आंखें फाड़े उसकी तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि अब क्या किया जाए, और नेहा गुस्से में क्या बोल रही थी उसे खुद पता नहीं था। एलेक्स बोला, मैम देखिए। नेहा उसके करीब जाते हुए बोली, क्या बोले? न नेहा, नेहा मेरी बात सुनो नेहा। हाँ बोलो अब। पर तुमने ही कहा था कि अब तुम मुझसे दूर रहोगी। नेहा थोड़ी उदासी से उसकी तरफ देख कर बोली, तो क्या तुम भी मेरे पास नहीं आओगे? मैंने तो इसलिए कहा था कि शायद तब तुम मेरे पास आओ। क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते? तो फिर उस दिन तुमने मेरी नेहा ऐसा क्यों कहा था? क्यों उस दिन सब कुछ भुलाकर मुझे गले लगाए खड़े थे? क्या कोई और है जिससे तुम प्यार करते हो? यह कहते वक्त उसका गुस्सा तो नहीं दिख रहा था, पर उसके आंखों में नमी उतर आई थी। एलेक्स कुछ बोलने ही वाला था कि नेहा के इस सवाल पर वह अवाक होकर उसे देखने लगा। वह मुंह बनाकर बोला, आप लड़कियों को ना शक करने की बीमारी बड़ी ही भयानक लेवल पर होती है यार, कुछ भी सोच लेती हो आप लोग। तो क्या तुम किसी से प्यार नहीं करते? तो फिर किसकी फोटो देखकर ऐसे मुस्कुरा रहे थे? और उस दिन से तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? प्यार का पता नहीं, पर एक लड़की को पसंद जरूर करता हूँ। नेहा सर झुकाकर बोली, क्या वह मुझसे भी ज्यादा अच्छी है? हाँ बहुत अच्छी है, और बहुत खूबसूरत भी। उसकी बात सुनकर नेहा वहां से जाने लगी तो एलेक्स ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और बोला, एक बार देखना नहीं चाहोगी उसे? नेहा बोली, तुम खुश हो ना, यही काफ़ी है। तुमने उसे चुना है, मतलब वह सच में बहुत अच्छी होगी। देखने की क्या ज़रूरत? एलेक्स बोला, फिर भी एक बार तो देख लो। यह कहकर वह उसे मिरर के सामने ले गया और बोला, ये देखो, ऐसे रोती हुई कितनी बेकार लग रही हो तुम। पर मैं जिसे पसंद करता हूँ वह हमेशा मुस्कुराती रहती है, इसलिए मुझे पसंद है। वह तुम्हारी तरह ऐसे रोती नहीं है। एलेक्स की बात से नेहा और ज़्यादा उदास हो गई। एलेक्स ने अपना फ़ोन नेहा के आगे किया और बोला, ये देखो, बहुत खूबसूरत है ना? नेहा ने जब फोटो देखा तो हैरान होकर एलेक्स को देखने लगी। तुम मेरी फ़ोटो देख रहे थे? और नहीं तो क्या, तुम लड़कियां भी हर किसी पर शक करने लगती हो। और क्या सोच लिया था तुमने? मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो? नेहा बोली। नेहा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता। मुझे नहीं पता कि प्यार क्या होता है, उसका एहसास कैसा होता है। मैं आज तक तुमसे इसलिए बचता रहा कि कहीं अगर मैंने गलती कर दी तो उसके लिए तुम्हें पछतावा ना हो। नेहा, मुझे नहीं पता कि प्यार क्या होता है। बचपन से ही अकेला रहा हूँ। विदेश में जब एक कंपनी के लिए बॉडीगार्ड के तौर पर ज्वाइन करने का ऑफर आया तब मैंने वह ज्वाइन कर लिया। ऐसे ही काम करते हुए विक्रम सर सिद्धार्थ के मामा का एजेंट रहा और उनके डेथ के बाद बॉस के लिए काम करता हूँ। मुझे यह पता था कि तुम शुरू से ही मुझे पसंद करती थी, पर मैं हमेशा पीछे हटता रहा। पर पसंद तो मैं भी करने लगा था कहीं ना कहीं। उस दिन जब तुम्हारी जान खतरे में थी तब एहसास हुआ कि जिंदगी कभी भी कोई भी मोड़ ले सकती है। इसलिए जो अपने पास है उसकी कद्र कर लेनी चाहिए। मुझे अब भी नहीं पता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं, पर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जब तुम मेरे पास होती हो तो मुझे एक अलग ही खुशी होती है। नेहा ने एलेक्स के चेहरे को अपने हाथ में लेकर कहा, मैं मानती हूँ कि तुम हमेशा से अकेले रहे हो, पर खुद को एक मौका तो दे ही सकते हो ना। मैं वादा करती हूँ तुम्हें तुम्हारे फैसले पर कभी अफसोस नहीं होगा। एलेक्स ने नेहा को कसकर गले लगा लिया और नेहा को भी अपना जवाब मिल चुका था। दोनों के दिल में आज मोहब्बत का वह मीठा सा एहसास था जिसका दोनों को इंतजार था। वहीं सिद्धार्थ हवेली के पीछे वाले बगीचे में पहुंचा तो देखा वहां पर एक जगह कई सारे लेवेंडर के पौधे लगे हुए थे। वहां पर लगे एक झूले पर मायरा आंखें बंद करके बैठी थी। चारों तरफ लेवेंडर की खुशबू और पास से आती हुई लैंप की धीमी रोशनी माहौल को और भी प्यारा और शांत बना रही थी। सिद्धार्थ जाकर मायरा के पास बैठ गया। मायरा ने आंखें बंद किए हुए ही अपने सर को उसके कंधे पर रखते हुए बोली, आपको पता है सिद्धार्थ, बचपन में यह मेरी फेवरेट जगह थी। जब भी मैं बहुत ज़्यादा उदास होती या बहुत खुश होती थी तो यहाँ आती थी। रात में माँ यहाँ बैठती थी और मैं उनके गोद में सर रखकर आसमान के सितारों को गिना करती थी। उन सितारों के गिनते हुए कब माँ भी उन सितारों का हिस्सा हो गई मुझे पता ही नहीं चला। माँ के जाने के बाद मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया और भाई और पापा भी हमारे पुराने घर शिफ्ट हो गए। इतने सालों बाद जब आज इस जगह आई हूँ तो मुझे वैसा ही फील हुआ जैसे माँ पापा यहीं हो। सिद्धार्थ ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और बोला, वह तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं और हम सब भी।
क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारे गोद में सर रख कर लेट सकती हूँ? मायरा ने कहा। सिद्धार्थ बोला, तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है मीरा। मायरा अचानक आंखें खोल कर बोली, मीरा? मैंने तो मायरा कहा, मीरा किसने कहा? शायद मेरा वहम था। लगता है अपने करण को मिस कर रही हो। मायरा उसकी गोद में सर रखते हुए बोली, जब मैं उसे जानती ही नहीं तो मिस क्यों करूँगी? मेरे पास आप हो ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मायरा आंखें बंद करके लेट गई और सिद्धार्थ उसके बालों में हाथ फेरने लगा। वह खुद से बोला, बहुत जल्द तुम मुझसे मिलोगी मीरा, तुम्हारी सारी गलतफहमी मैं दूर कर दूंगा और तुम खुद मुझे अपनाओगी। कुछ ही देर में मायरा सो गई। सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे उसके कमरे में सुलाकर उसके माथे पर किस करके चला गया। क्या मायरा और सिद्धार्थ की ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी? क्या सिद्धार्थ मायरा को अपनी करण होने की सच्चाई बता देगा? सच्चाई जानने के बाद मायरा का क्या रिएक्शन होगा? क्या सनाया सिद्धार्थ और मायरा की ज़िंदगी में कोई नया तूफान लाएगी? एलेक्स और नेहा की ज़िंदगी कौन सा मोड़ लेगी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।